नजमुल साकिब साहब, ये जो सवालात पूछे गए हैं, आप समझते हैं कि ये मामला किसी तरह जुडिशल मिसकंडक्ट की जानिब जा सकता है और इन सवालात के जवाबात अब रजिस्ट्रार जब जमा करवाएंगे तो मुमकिना तौर पर अगले महीने के अंदर आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? सबसे पहले तो ज़ौक़ में ये कहूँगा कि चीफ जस्टिस साहब हों या कोई फेडरल सेक्रेटरी हो या कोई जनरल साहब हों या प्राइम मिनिस्टर हों या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हों, तो वो इस तरह की चीज़ें ख़ुद नहीं लिखते, उनको ड्राफ्ट पुटअप किया जाता है। जी, तो मैं जब इन 9 की 9 यानी शराइत को देखा मैंने या सवालात को या वजाहतों को देखा, तो मुझे लगा कि जिस किसी ने भी इनको लिख के दिया है ना चीफ साहब को, चीफ साहब ने कुछ ज़्यादा गौर से ठीक तरीके से उनको पढ़ के तो उसमें कुछ तरमीम किए बगैर ही दे दिया है, ये समझते हुए कि ये रूटीन का काम है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं ना, वो तो होती हैं अदालतों में, नीचे वाली अदालतों में कि जी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया, लिहाजा ये पूरे का पूरा केस खारिज किया जाए। आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये तो अदालत की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और फैक्ट्स को नहीं देखा जाता। इस सूरत हाल में ये जो वजाहती आपने बात की है ना कि वो जो अक्सरियती जज की तरफ से वजाहती नोट आया, वो फैक्ट है और उस फैक्ट के बारे में मुझे बता दीजिए कि इन 9 के 9 जो है सवाल हैं, इनमें कहीं फैक्ट की बात हुई है, कहीं पे ये बात हुई है कि ये जो वजाहती नोट आया है इसके कंटेंट्स जो हैं उन पे बात हुई है? नहीं, तरीकाकार पर ये तमाम सवाल टेक्निकलिटीज की तरफ आया कि कॉज लिस्ट जी तरीकाकार पर बात हुई है सारी। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। जी टेक्निकलिटीज में डाल देते हैं ना। कोई अच्छा वकील हो ना, अगर आपने अदालतों के चक्कर लगाए हैं कभी, अच्छे वकील को जब ये पता हो ना कि फैक्ट्स पे बात नहीं हो सकती, केस कमजोर है, तो वो इस तरह की बात करता है कि सर आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है और ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी आया था ये तो हुआ ही नहीं और लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जो है तो टाइम बार हो चुका है। उसी बेसिस पे वो केस जो है वो यानी खारिज हो जाता है। अब ये जो 9 के 9 सवालात हैं ये टेक्निकलिटीज की बेस पे हैं, इसमें कहीं पे भी कंटेंट पे बात नहीं हुई कि और ना ये बात हुई है कि हुजूर वाला आपने जो अक्सरियती फैसला किया 8 वाला, उसकी वजाहत जो आपने की है, ये जो की है वजाहत, ये आपने कैसे की है, ये जो इसमें लिखा है आपने ये क्या लिखा है। लिहाजा मैं ये समझूंगा कि ये उजलत में किसी ने पुटअप किया है। दूसरी बात, ये जो रजिस्ट्रार साहब होते हैं ना, इनको खत लिखने की जरूरत नहीं होती, ये भी एक टेक्निकलिटी पूरी की गई है। भैया आपके रजिस्ट्रार हैं, वो सारा दिन वहां बैठे रहते हैं, आपकी बैक एंड कॉल पे होते हैं, उनको बुलाएं दफ्तर से और उनसे पूछें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ रिवायत बन गई है, मिसाल के तौर पे मुझे याद आया हमारे जो ये प्रेसिडेंट थे इससे पहले अलवी साहब, वो ख़त लिखते हैं ईसीपी को कि आप जो है वो डेट इलेक्शन की बनाई। भैया ईसीपी वालों को बुलाएं, उन्होंने तो खैर बुलाया, वो गए ही नहीं थे, लेकिन ये कि ख़त लिखना भी एक टेक्निकलिटी है अपने ही रजिस्ट्रार से। और रजिस्ट्रार साहब से किसी ने ये पूछा कि आपने जब अपलोड की थी तो किसकी इजाज़त से की थी, इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब आपसे इस्तफसार करें? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आगे चलें, देखिए फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि ये अक्सरियती फैसला आया, बिल्कुल, और इसमें पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी बहैसियत एक सियासी जमात के तस्लीम किया गया और इसमें और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को दी गई। दूसरा फैक्ट ये है कि अभी जो यानी नेशनल असम्बली की अगर हम बात करें तो वो सुन्नी इत्तेहाद को दे दी गई हैं कुछ सीटें, उसमें यानी एक खत जो है वो स्पीकर साहब भी लिख रहे हैं। उसके बाद ये है कि जो जजों की वजाहत है वो देख ही नहीं रहा कोई कि वो कितनी टाइमली थी। उस वक्त सिचुएशन ये थी कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है, तो जजों ने, वो जो अक्सरियती जज थे, उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये वजाहत जारी की। क्या हर्ज है उसमें? भाई फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है। लिहाजा वजाहती नोट की बजाय उस अक्सरियती फैसले पे बात होनी चाहिए कि वो क्या हुआ था, और उससे भी ज़्यादा अहम कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, क्यों ईसीपी ने अभी तक उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, क्यों ये सारे ये जो लैतो लाल के सिलसिले हैं, रुकावटें डालना, खामखा की जो है वो करना, और फिर हुकूमत क्यों मुसिर है। पहले ये इन्होंने यानी वजाहती ये जो आपकी सीटें हैं मखसूस नशिस्तें, ये अपने यानी ले ली और बड़े मज़े से ले ली। उसके बाद पता लगा ये फैसला आया है, चले जी दे देते हैं, फिर आपने सुन्नी इत्तेहाद को दे दिए। बाबा जो फैसले में लिखा हुआ है वो पीटीआई को जानी है,
तो ये सारा कुछ जो है, इससे मुझे यानी बॉटम लाइन मेरी क्या निकलती है? बॉटम लाइन ये निकलती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई खलफशार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ धड़े बने हुए हैं। मैं इस पर ज्यादा तफसील से इसलिए बात नहीं करूंगा कि असल मुझे सूरत हाल का नहीं पता, लेकिन जो शवाहिद नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि ना सिर्फ अदलिया और हुकूमत आमने सामने है, आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए हैं, विद इन द गवर्नमेंट और विद इन ये जो आपकी अदलिया है, इनमें भी मसले मसाइल हैं और फैक्ट्स को कोई देख नहीं रहा, अदालती फैसलों को कोई देख नहीं रहा, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही, इसको कोई नहीं देख रहा, अपनी मनमानी करने के चक्कर चले हुए हैं और इस तरह से हुकूमतें, अदलिया, इंतजामिया नहीं चलते, मुल्क नहीं चलता। मुख्तसरन ज़ौक़ मुझे अभी ये मेरे दोस्त जो हैं राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब बात कर रहे थे तो ख्याल आया कि DGISPR ने अपनी पिछली जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनमें उन्होंने एक पॉइंट को बड़ी वजाहत से कहा, जनरल फैज़ हमीद की बात करते हुए ना, कि आर्मी अपनी जो है वो कर रही है, एहतसाब कर रही है, तो बाकी इदारों को भी चाहिए कि वो एहतसाब अपना अपना करें। तो कहीं ये उस ज़ुमरे में तो कोई बात नहीं हो रही कि देखिए हम जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि अपने ही जजों के ख़िलाफ़ ये हिसाब किताब हो रहा है। अगर तो ये है तो मैं बसद एहतराम ये कहना चाहूँगा कि ये सवालात जो हैं वो उस ज़ुमरे में नहीं आते एहतसाब के, उस एहतसाब का मतलब कुछ और था, और ये जो 9 सवालात हैं ये प्योरली टेक्निकल बेसिस पे हैं और इनका उस एहतसाब से दूर का भी कोई वास्ता नहीं है। ये 1-2 अहम मामलात है, सिंतास मुआहदे का जिक्र जहाँ पर किया गया है, फिर कश्मीर में इंतखाबात जो हो रहे हैं उसका जिक्र किया गया है, तो एक कितना बड़ा मौका होता है ये कि आप अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं और फिर इसके इम्पैक्ट्स भी होते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले ये बात नोट करने की है ना, वो ये है कि ये कोई बायलैटरल मीटिंग नहीं हो रही, ये कोई 2 मुल्कों की बात नहीं है। और जब आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाते हैं या यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं तो आपको ब्रॉडर आपको बात करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आप दहशतगर्दी की बात करके सिर्फ़ और सिर्फ ये फितना और ख़वारिज की बात करेंगे, TTP की बात करेंगे, तो वो लोग गौर से सुनेंगे नहीं। आपने दहशतगर्दी को पूरी तरह से बताना है। इसी तरह से जब आप इंडिया की बात करेंगे, और दुनिया जानती है पाकिस्तानी कोई आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन सेक्रेटरी को, उसने इंडिया की बैशिंग करनी है, उधर से इंडिया आएगा, कोई जयशंकर आएगा, उसने पाकिस्तान की बैशिंग करनी है। लिहाजा मैं बड़ी एहतियात से 3-4 पॉइंट मैं बताऊँगा, और उनको बताने से पहले क्विकली ये बता दूं कि जो टीम है ना, जो आपकी वो जो तकरीर लिखती है इसकी वज़ीर आज़म की, आसिम इफ्तिखार साहब वहाँ पहुँच चुके हैं न्यूयॉर्क में, बेहतरीन यानी मल्टीलैटरलिस्ट हैं। उसके बाद तारिक फातमी साहब यहाँ हमारे मौजूद हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब मौजूद हैं, नई फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच, और सबसे बढ़ के फॉरेन ऑफिस का UN डिवीज़न जो है। तो ये कोई आम सी बात नहीं होती, क्योंकि जो कुछ भी मेरे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ कहा वो नोट किया जाता है और हवाले के तौर पे पेश किया जाता है। इम्पैक्ट हो ना हो, वो अगर आपने कोई बात ऐसी कर दी, इस ज़िमन में बताना चाहूँगा 4-5 क्विकली पॉइंट जो कि उस तकरीर को लिखते हुए उनको एहतियात करनी है। नंबर 1, जब अमेरिका और चाइना की बात आए तो आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। ठीक है, हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ, लेकिन आपने अमेरिका को एकदम से पीछे नहीं करना, बैलेंस बताना है कि हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। जब यूक्रेन और इजराइल की बात आए तो ज़रा मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कीजिएगा। ये फोरम वो नहीं है कि जिसमें आपने कोई OIC का इजलास हो रहा है और आप बात कर रहे हैं। मुहतात ज़बान इस्तेमाल करनी है, और मैं जिन लोगों का नाम लिया है ये बड़े जगादरी किस्म के, बड़े ज़ीरक किस्म के डिप्लोमेट्स हैं। उसके बाद ये है कि जब मुआशी मसाइल की आप बात करें तो सिर्फ आपने पाकिस्तान की बात नहीं करनी, आपने तीसरी दुनिया को यानी सामने रख के बताना है कि ये मसाइल हैं और उसमें डेट भी आएगा। ये 3-4 बातें जो बड़ी ज़रूरी हैं। कश्मीर पे आपने जो बात करनी है उसमें सिर्फ ये देख लीजिएगा कि पिछली दफ़ा जो तकरीर हुई थी, जो काकड़ साहब ने की थी, उसमें कम से कम 2-3 पैराग्राफ आपने और बढ़ाने हैं, और अगर ये सारे लोग सुन रहे हैं तो उनको पता है कि उन 2-3 पैराग्राफ में उन्होंने क्या लिखना है। आखिरी 1-2 बातें देखिए, बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है। जब आप यानी दुनिया के इस बड़े फोरम में जाते हैं ना, तो जो काकड़ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, मेरी ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब जाएं तो जो वो बात करें वो ऐसे लगे कि वो खुद कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। ये तकरीर उन्होंने खुद लिखी है और वो बिलीव करते हैं इसके एक-एक लफ्ज़ पे, तो बॉडी लैंग्वेज कन्वे होती है ज़्यादा, बजाय इसके कि आपके अल्फाज हों।
दूसरा ये कि ये रूटीन का मैटर है, आपने इम्पैक्ट की बात पूछी है, हर साल होती है, और चूंकि 22 सितंबर मेरा जन्मदिन है तो इस वजह से मुझे बहुत देर से, बरसों से पता है कि 22 सितंबर को ये सारा कुछ होगा। तवक्को ये है मेरे अपने प्राइम मिनिस्टर से कि वो वहाँ जाएं और ये सारा कुछ जो मैंने बताया है ये तो करेंगे ही। नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पे जोर ना दे। एक तो हम ये जो लेट जाते हैं, बिछ जाते हैं ना, यानी जो आपके जो दोस्त ममालिक हैं उनसे तो आप करें, लेकिन इंडिया की तरफ इतना ज्यादा ना झुकाव रखें कि नहीं जी उनसे मुलाकात करनी है। इसमें आप जरा अपने मुल्क की डिग्निटी का ख्याल कीजिएगा। ये 4-5 बातें हैं, मेरा ख्याल है इनका ख्याल रखा जाए। सियासी तौर पर और जो इस वक्त हुकूमत है वो तो शादियाने बजा रही है, बड़ी कामयाबी मिल गई है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि मुआशी तरक्की के लिए ये किस हद तक ज़रूरी था, और इससे हम क्या वाकई ही इस सपोर्ट से हम अपनी मईशत को इस तरफ ले आएंगे कि फिर हमें अगले IMF में नहीं जाना पड़ेगा? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी तो अभी मीटिंग चंद दिनों में होनी है। स्टाफ लेवल के तो जो है उस पे तो हो गए, वो रजामंद हो गए, लेकिन अभी जो प्रॉपर रजामंदी है वो अभी बाकी है और उसमें कुछ अभी मराहिल बाकी हैं। लिहाजा अभी तक हमारी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि अल्लाह करे ये हो जाए। और चंद दिनों के बाद जब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होगा, जो एक और इत्तला मुझे मिली है वो ये है कि जियो पॉलिटिकल कुछ जो है ना वो चीज़ें कहने को कहा गया है कि करनी है पाकिस्तान ने। अच्छा। अब ये कि ये गारंटीज पाकिस्तान अगर देता है और उस पर अमल दरामद करता है, तब ये जो है ये आपका कर्जा जो है, और जो मैंने जो पढ़ा इसके बारे में, ये 24वीं दफ़ा है, 24th टाइम है कि IMF में जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मौजूद हैं वो कह चुके हैं कि जी ये आखिरी होगा। अब पता नहीं ये आखिरी किस तरीके का उन्होंने कहा है, कि क्या इसके बाद जब हम IMF में जाएंगे ही नहीं, या फिर IMF के पास जाएंगे तो वो कहेगा जी हमने नहीं करना। तो ये आखिरी किस लिहाज से है मुझे कम से कम नहीं पता। देखिए, अगर IMF का ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड मान भी जाता है तो ये बात कर रहे हैं अब 2028 तक की जी। अब 2028 तक आपने जो इकदामात लेने हैं उसमें एक बड़ा इकदाम ये है कि जो $25 बिलियन का फाइनेंशियल गैप है इसको आप कैसे पूरा करेंगे। ये तो इससे पूरा नहीं होगा। फिर उसके बाद ये कि फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी किधर है, और अगर वो है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी इस सियासी सूरत हाल में, इस मुआशी सूरत हाल में। फिर ये कि ये IMF का जो है ये हो गया, लुटियां डालने की ज़रूरत क्या है? आप कर्जा ले रहे हैं बाबा, आपने कश्मीर फतह नहीं किया। और उसमें मेरी दुआ ये है कि 2-3 चीज़ें हुकूमत भी अपने तौर पे कर ले। मिसाल के तौर पे सबसे पहले यह है कि उसूली फैसला हुकूमत करे कि मुल्क के लिए काम करना है, चाहे कर्जा मिलता है या नहीं मिलता, अपने लिए काम नहीं करना। नंबर 2 ये है कि सियासत नहीं करनी, मईशत की तरफ माशी एंगल से देखना है। और तीसरा और आखिरी कि हमने अपनी गवर्नेंस ठीक करनी है। ये 3 चीजें IMF, नो IMF, जैसा भी सूरत हाल हो, ये हुकूमत को करनी है। आप समझते हैं कि ये ज्यादा तायुन करने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि अगर IMF का हो जाता है, वो कर्जा मिलेगा, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और अपनी बात नहीं करनी, अपने मुल्क की बात करनी है, अपने मईशत बहाल करनी है। और यही तो एक चीज है जिसकी बुनियाद पे आपको हुकूमत आपकी झोली में डाली गई।